हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो तुम लोग? तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर थर्ड, जिसके अंदर हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किए थे थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन के अंदर हम लोग लीनियर एक्सपेंशन को पढ़ रहे थे। तो उसी के अंदर एक कंसेप्ट आता है बायोमेट्रिक स्ट्रिप। ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो होते हैं, इसका इस्तेमाल खास करके मोल वगैरह में जो होता है ना, कि फायर अलार्म जब होती है, अगर कहीं पे आग लगती है तो एक अलार्म बजने लगता है, तो वो अलार्म जो बजती है उसके अंदर का जो कंसेप्ट है वो बायोमेट्रिक स्ट्रिप स्ट्रिप के जरिए ही हम लोग समझेंगे कि ये कब अपने आप बजने लगता है और कब जो है ये नॉर्मल रहती है। उसके बाद हम लोग करेंगे कुछ प्रॉब्लम बेस्ड लीनियर एक्सपेंशन के ऊपर ही। तो हम लोग सबसे पहले बायोमेट्रिक स्ट्रिप क्या होता है उसको पहले समझेंगे। तो बायोमेट्रिक स्ट्रिप में होता क्या है कि जनरली दो स्ट्रिप लेते हैं डिफरेंट मेटल का। देखो, डिफरेंट मेटल लेने का रीजन ये है, उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो होता है वो अलग अलग होगा। अगर सेम टेम्परेचर दोनों मटेरियल को अगर हम देंगे तो किसी का जो एक्सपेंशन होगा वो ज़्यादा होगा और किसी का कम होगा। और इसी का कंसेप्ट को इस्तेमाल कर करके जिसका ज़्यादा होगा, अगर दोनों को हम वेल्ड किए रहेंगे, मतलब वेल्डिंग से हम लोग चिपकाए रहेंगे, तो वो तो छूटेगा नहीं। जो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा वो आउटर रेडियस में आ जाएगा, जो इनर रहेगा वो इस तरह से। जैसे मान करके चलो कि फॉर एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे बताते ही तुमको हैं कि दो स्ट्रिप लेड हैं, इसका कलर देख लेते हैं। पतला सा ले लीजिए, कलर चेंज कर देते ताकि तुमको समझने में अच्छा लगे। दो स्ट्रिप है बिल्कुल सटा सटा सा, देख रहे हो? दो मेट्रिक स्ट्रिप। अब ये दोनों आपस में इस तरह से कंबाइन है। छोटा बड़ा अगर दिख भी रहा है तो इसको माफ करना, ये छोटा बड़ा है नहीं, बिल्कुल डिट्टो वैसे ही बराबर होता है। चलो रहने दो। तो एक मेटेलिक स्ट्रिप ऊपर है, अलग कलर का जो दिखाए हैं वो अलग है। जैसे कि मान लिए कि ये वाला मेटेलिक स्ट्रिप जो है, इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को हम लोग कंसिडर करेंगे अल्फा। इसको कंसिडर करेंगे हम लोग अल्फा 1। और जो तुमको नीचे वाला दिख रहा है, ये वाला स्ट्रिप, ये अलग मटेरियल का होगा। ये एक अलग मटेरियल का होगा। इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हम लोग कंसिडर करेंगे अल्फा 2। और ये कंडीशन तुमको हम एवेट कर देंगे क्वेश्चन के अंदर कि जो अल्फा 1 का वैल्यू है वो ग्रेटर देन अल्फा 2 है। अब देखो यहाँ पे बस इतना बात बता दिए कि ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, ये दोनों अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है। टू स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स आर वेल्डेड टुगेदर टू फॉर्म ए बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स। ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स कैसे बना दिखा दिए। व्हेन हीटेड यूनिफॉर्मली, जब इसको हम लोग यूनिफॉर्मली हीट प्रोवाइड करते हैं, इट बेंड फॉर्म ऑफ एन आर्क। अब देखो इसके पीछे का रीजन क्या है कि ये एक आर्क के फॉर्मेट में क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ। तो ये वाला जो अगर देखेंगे, ये ऊपर वाला जो है ये एक्सपेंड ज्यादा करेगा, ये एक्सपेंड मोर। और जो नीचे वाला है ये एक्सपेंड लेस करेगा। एक्सपेंड मतलब ये कम एक्सपेंड क्यों किया, क्योंकि देखो अल्फा 1 का वैल्यू ज्यादा है, तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा एल जो होती है, डेल्टा एल जो होता है वो एल, दोनों का लेंथ तो सेम है, तो एल अल्फा डेल्टा टी पे डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड करता है एल अल्फा डेल्टा टी पे। तो सेम मटेरियल है, देखो लेंथ सेम, टेम्परेचर सेम, जिसका ज्यादा अल्फा का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका चेंज इन लेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो इसमें चेंज इन लेंथ किसका ज्यादा होने वाला है, ऊपर वाले का। ये जो हम मटेरियल स्ट्रिप 1 माने, स्ट्रिप 1 का ज्यादा एक्सपेंशन होगा, स्ट्रिप 2 का एक्सपेंशन कम होगा, जिसके वजह से ये दोनों किस फॉर्मेट में हमको मिलेगा, कुछ इस तरह का। ये थोड़ा देखने में अजीब भी लग सकता हो, ये हमको कुछ इस तरह का फिगर मिलेगा। ये ऊपर वाला है जिसका कलर हम लोग इस तरह से येलो लिए थे, क्लियर है। और ये नीचे वाला है जिसको हम लोग व्हाइट लिए थे, को व्हाइट लिए थे। अब ये दोनों देखो कि एक आर्क का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये एंगल मान लिए कि आर्क का थीटा है, कितना है ये, थीटा है।
और ये रेडियस आर फॉर्म करेगा। क्लियर है? ये तुमको रेडियस बताना है कि इसका रेडियस ऑफ जो ये आर्क बना है वो कितना रेडियस में स्ट्रिप हुआ। तो अब यहाँ पे हम तुमको कंसेप्ट समझाते हैं कि जैसे मान करके चलो कि हम यहाँ पे स्विच कनेक्शन दिए हुए हैं। जैसे मान लो कि अभी नीचे की तरफ यहाँ पे कोई कनेक्शन है। क्वेश्चन तो हम लोग कर ही लेंगे, इसमें क्या पूछ रहा नहीं कर रहा है, लेकिन इसका रियल लाइफ में जो यूजेज होती है उसका रिलेट कर लेते हैं। ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप अभी नॉर्मल है। अगर मान के चलो कि यहाँ पे हम हीट सप्लाई कर दिए, यहाँ पे हीट दे दिए, हीट देंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज करेगा। टेम्परेचर राइज करते करते क्या हुआ कि ऊपर वाला मेटलिक स्ट्रिप नीचे वाला मेटलिक स्ट्रिप दोनों के पास हीट बराबर पहुंचा, लेकिन ऊपर वाले के पास एक्सपेंड करने की कैपेसिटी ज़्यादा थी। तो वो जब ज़्यादा मतलब एक्सपेंड किया तो इसका लेंथ अगर तुम देखो तो ज़्यादा होगा। ये वाला जो है इसका लेंथ और इसका लेंथ ज़्यादा हुआ, और जिसका कम था उसके वजह से ये इस तरह से नीचे आ गया और ये एक सर्कुलर आर्क के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। और मान के चलो कि तुम्हारे पास यहाँ पे कोई स्विच था, अब जैसे ही ये बेंड हुआ है तो इस स्विच के अंदर कनेक्शन हो जाएगी, और जब स्विच के अंदर कनेक्ट होगा तो फायर अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल हम बता दिए कि कैसे होता है इसका, क्योंकि ये खास करके मॉल वगैरह में जब देखते होगा कभी कभी आग लगती है तो इस तरह का अलार्म बजने लगता है। तो बस यही है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, इसको हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो दिया रहता है, अब हम लोग आते हैं कैलकुलेशन पे। हम लोग कैलकुलेशन पे आते हैं। इसका थिकनेस जो है, इसका थिकनेस ये भी दिया रहता है स्मॉल डी, और ये जो थिकनेस है ये भी दोनों का आइडेंटिकल स्ट्रिप लिए हैं तो दोनों का थिकनेस भी सेम होगा, लेंथ भी सेम होगा। और जब ये सर्कुलर आर्क में फॉर्म में पहुंच चुका है तो जिसकी वजह से हम लोग देख लेते हैं कि ये थिकनेस जो अब भी है वो कितना है, डी है। ये वाला थिकनेस कितना है, डी है, और ये वाला थिकनेस जो अब भी डी ही है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे लेकर के कैलकुलेशन करते हैं, बस कुछ नहीं बचा है। देखो ये टेम्परेचर टी पे था, ये टी टेम्परेचर पे था, तो ये जो टी टेम्परेचर उस समय की ये बात है, जब तुम छोटे हुआ करता था उस समय की ये बात है। और जब इसमें टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज कर दिए हैं कितना से, टी को बढ़ा करके डेल्टा टी कर दिए हैं, टी प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर। तो ये हायर टेम्परेचर पे, ये लोअर टेम्परेचर पे है। नॉर्मल टेम्परेचर पे ये था, टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद इस तरह का फॉर्मेशन हो चुका है। अब जब फॉर्मेशन हुआ है तो हमको फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आर का वैल्यू क्या है, तो कैलकुलेट करना है। तो चले कैलकुलेट करने के लिए नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। चलो हम लोग लेते हैं, इसको ऐसा करते हैं कि हम इसको बैकग्राउंड बना लेते हैं। देखो तुम लोग भी सीख लो बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं, ये फिल करेंगे आप, बैकग्राउंड ये बन गया है। तो अब ध्यान दो कि जहाँ पे हम लोग थे, अब यहाँ से प्लस दबाएंगे तो यहाँ से आने वाला है कुछ इस तरह से, तो ये आ गया है। और कोई प्राइज चीज को नहीं रखना चाहिए इसलिए इसको हटा दो। चलो इसको हम हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, बायोमेट्रिक हिस्ट्री में हम लोग देख रहे थे। तो कोई फिगर थोड़ा गड़बड़ हो माफ करना, कोशिश तो हम करेंगे सही से बने। हाँ, तो ये अपना बन चुका है कुछ इस तरह से। अरे बाबा, एक बार कर्व करना बड़ा आसान होता है, लेकिन दोबारा उसी जैसा कर्व करना बड़ा टफ हो जाता है। तो ये तो समझो थिकनेस इसका डी था, इसका हम लोग सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर को यहाँ बनाएंगे। तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग जो नीचे का स्ट्रिप था वो कुछ इस तरह से था, ये नीचे का स्ट्रिप, और ये अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये एंगल जो फॉर्म कर रहा है थीटा। वैसे इसका जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम लिख दिए। ये आर का वैल्यू अपने को फाइंड करना है, यही आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये है, सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर,
इसी को हमको फाइंड करना है। तो थोड़ा ध्यान से देना, ये देखो ये रेडियस हम लोग यहाँ से लिए कंसिडर किए, ये जो लेंथ है तुम्हारा यहाँ से जहाँ तक व्हाइट कलर दिख रहा है वहां तक है। तो इनर वाले का जो रेडियस हम लोग कंसिडर करेंगे, इनर वाले का रेडियस कंसिडर करेंगे यहाँ से, इनर वाले का रेडियस यहाँ से कंसिडर, तो इसको हम लोग R1 कंसिडर कर लेते हैं। तो R1 का जो वैल्यू तुमको मिल रहा है, R1 का वैल्यू देखो ध्यान से कि यहाँ तक R है, उनमें से देखो थिकनेस इसका D था, इसका थिकनेस दिया हुआ था कैपिटल, फिर स्मॉल d दिया हुआ था, दोनों का थिकनेस बराबर था। तो अब बताओ कि जो टोटल यहाँ तक का लेंथ है R, उसमें से उसका जस्ट हाफ ही ना हुआ है, तो इसका वैल्यू तुम्हें पता होना चाहिए कि R माइनस डी बाय 2 होगा। अरे इसको माने थे हम लोग फर्स्ट माने थे, इसको माने थे सेकंड, इसको R2 लिखेंगे, इसको माने थे हम लोग सेकंड स्ट्रिप, तो इसको R2 बोलो, तो R1 नहीं बल्कि R2, या ऐसे भी कर दो, ध्यान दो। बस हम तुमको ये बताना चाहते हैं कि वो जो लिखे हैं बिल्कुल सही लिखे हैं, थोड़ा सा यहाँ प्लस साइन लगा देते हैं। तो ये R1 का जो रेडियस होगा वो कहाँ से होगा, ये कलर तो सेम है, तो ये रेडियस इसके मिडिल से हम लोग मान लेते हैं। इसके मिडिल से जब रेडियस मारेंगे तो इसका लेंथ जो हुआ, ये एक्स्ट्रा लेंथ कितना है, d/2 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे व्हाइट कलर का तुमको दिख रहा है कि ये डिस्टेंस कितना है टोटल रेडियस इस सेंटर से लेकर के, ये जो तुम्हारा जहाँ पे ज्वाइनिंग है उस ज्वाइनिंग के पास का डिस्टेंस कितना है, r है। तो उसमें हम d/2 जोड़ दिए तो R1 मिल गया, मतलब बाहर वाले का, बाहर वाले जो स्ट्रिप था उसका रेडियस कितना हुआ R1। नीचे वाले का देखो, नीचे वाले का तो हम लोग बात कर ही थे R2, और ये R माइनस में d/2, बस इतना ही कर, कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है इसलिए हम इस पे जोर डाल रहे हैं। अब चलो, अब सिंपल अपना बचा है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन करने के लिए हम आते हैं, तो इसका लेंथ मान लिए कि जो पहले L था अब हो चुका है L1, ये वाला लेंथ जो हो चुका है L1, ये बहुत पतला चल रहा है जी, और ये जो नीचे वाला है इसका लेंथ हो चुका है L2। तो L1 कैसे निकालेंगे हम लोग, तो L1 का वैल्यू इधर ही कर लेते हैं यहाँ से, L1 इक्वल टू ए नॉट अल्फा 1, सॉरी L1 क्या फाइनल लेंथ है, तो फाइनल लेंथ कहने का मतलब था कि टोटल लेंथ, टोटल लेंथ है, तो टोटल लेंथ लिखने के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते थे L0 इंटू 1 प्लस अल्फा, L0 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी। क्लियर है, ऐसा करते हैं ना, रुको इस बोर्ड पे तो जगह बहुत कम पड़ जाती है, तो हम यहाँ से काम करना स्टार्ट करते हैं, हो सकता है कि कुछ जगह की जरूरत कम ना पड़े। तो पहले हम इस ऑप्शन में कर लेते हैं, उसके बाद उधर चलेंगे। तो अब चलो पहले काम करते हैं L1 के लिए, एक कलर क्रिएट करें, और रुको जी रुको, हाँ हरा है, तो ये वाला कलर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग भी। तो देखो L1 जो आया, L1 का वैल्यू हम लोग देखे L0 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी इसको हम एक और तरीका से भी लिख सकते हैं, इस वैल्यू को एक और तरीका से लिख सकते हैं, वो कैसे हम तुमको बता रहे हैं, हम तुम्हें बता रहे हैं कि इसको कैसे लिख सकते हैं, और लिखने का तरीका तुम भी जान जाओ। अगर मान के चलो कि कोई सर्कुलर आर्क है, ये सर्कुलर आर्क है, ये थीटा है, ये रेडियस आर है, और ये लेंथ एल है, तो एल इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, आर थीटा लिखते हैं। वाह वाह क्या बात है, क्या लिखते हैं इसको, एल इक्वल टू आर थीटा लिखते हैं। तो सिमिलरली हम इसको यहाँ पे ऐसे ही तो लिख सकते हैं, टोटल रेडियस कितना हो गया R1 इंटू थीटा लिखेंगे, तो R1 की जगह पे लिखेंगे R प्लस d/2। और तुम भाई साहब तुम्हारा काम नहीं है इस जिंदगी में, तो तुम निकल जाओ अपने घर की तरफ, जाओ आराम से, तो काम खत्म हो गया। चलो तुम्हें भी अच्छा से साफ कर देते हैं।
डी। देखो जनरली डी जो होता है थिकनेस बहुत पतला होता है, डी का वैल्यू भी बहुत छोटा है। तो एक तो इक्वेशन यहाँ से आ गया। दूसरा अगर L2 हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, L2 लिखेंगे। L2 अगर लिखें तो L2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, L0 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी इक्वल टू R माइनस डी बाय 2 इंटू थीटा। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लो, कर लिया। अब दोनों को डिवाइड कर दो, क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से अपने को R दिख रहा है, उसी R को फाइंड करना है। L0 दिया ही था, वैसे L0 का जरूरत है नहीं, कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखो दोनों को डिवाइड कर दिए, हम कर रहे हैं क्या, फ्रॉम 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 में 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो देखो ऊपर से नीचे तक क्या क्या खत्म होने वाला है, L0 L0 खत्म हो गया है, थीटा भी खत्म हो चुका है। तो बचा कितना है, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी इक्वल टू R प्लस डी बाई 2 डिवाइड बाय R माइनस डी बाय 2। इससे कि ज़्यादा आगे मामला और गड़बड़ हो, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज में लेकर के हम लोग आराम से कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि देखो पेज की कमी है नहीं, बस है कि ये एक्सप्रेशन को हम याद रखेंगे, इसको उधर, इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो बस ये बात ध्यान रखना तुम। तो अपने पास जो आया था वो क्या आया था, R माइनस में डी बाय 2, जो नीचे था इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी इक्वल टू, ऊपर जो था वो R प्लस डी बाय 2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा, ये अल्फा 2 है, डेल्टा थीटा। अब इसको थोड़ा सा अच्छा से अरेंज करते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो अपने को आंसर मिलने वाला है, देखो R से पहले मल्टीप्लाई करें सबको, R से मल्टीप्लाई इसको करेंगे, फिर R से मल्टीप्लाई इसको करेंगे, सिमिलरली D से मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे। तो ये कोई नई बात तो है नहीं तुम्हारे लिए। R प्लस R1, सॉरी R1 नहीं, सीधा R अल्फा 1 डेल्टा टी, हो गया काम खत्म। फिर इस तरह से करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में डी बाय 2 माइनस में डी बाय 2 अल्फा 1 डेल्टा टी। इस तरफ का काम खत्म हो गया। आप चलते हैं RHS में लेकर के। तो RHS में भी सेम टू सेम वैसे होने वाला है। तो पहले हम मल्टीप्लाई किए R को, तो R प्लस में R अल्फा 2 डेल्टा टी, डी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस में डी बाई 2 प्लस डी बाई 2 अल्फा 2 डेल्टा टी। अब देखो जैसे कि हम पहले भी बताए थे तुमको कि अगर देखो पहले से ही 0.001 क्या है, छोटा नंबर है, इसको एक और छोटा नंबर से 0.0001 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो वैसे ही अल्फा का जो वैल्यू होता है बहुत छोटा ही होता है, और जो डी है, जो थिकनेस है इसका डी है, वो भी काफ़ी छोटा होता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिलता है कि इसका वैल्यू तो लगभग 0 के अप्रोक्स हो जाता है। तो यहाँ से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये भी लगभग 0 हो गया और ये भी लगभग 0 हो गया। ये बहुत छोटा टर्म होता है, तो बहुत छोटा टर्म को हम लोग हटा भी सकते हैं। जैसे बड़े लोगों के महफिल में तुम जानते हो छोटे की क्या औकात होती है, तो वैसे ही हम यहाँ पे दो बड़े बड़े टर्म जब हैं तो उसमें छोटे टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए। तो आप देखो यहाँ से कि इस तरफ भी R है और इस तरफ भी R है, तो ये दोनों हो गया बेकार। क्या राइमिंग है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखो, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, इन दोनों को एक तरफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इन दोनों को एक तरफ कर देते, कहते आओ भाई साहब मिल लो तुम। तो यहाँ से हम R अल्फा 1 माइनस में अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी तो कर ही सकते हैं,
क्योंकि देखो आर भी कॉमन था, डेल्टा टी भी कॉमन था, तो ये अल्फा वन इस तरफ रहा, ये जो दूसरे पड़ोसी गांव से आ रहा है उसको दिखाओ कि ये पड़ोसी गांव से आया हुआ है, तो इसलिए उसके सामने नेगेटिव साइन दे दिए। तो इस तरफ का काम तो खत्म। क्या हुआ? खत्म, खलास। देख d/2 अकेले बैठा हुआ था, इस -d/2 को भी इधर भेज दिए, तो ये भाई साहब खुश होकर के d हो गया। तो अपने को तो निकालना था ये रेडियस का ही वैल्यू, माथा पीछी तो रेडियस के लिए ही कर रहे थे इतना देर से। तो d डिवाइड बाय अल्फा वन माइनस में अल्फा टू इंटू डेल्टा टी। अब लो, काम बन गया, यही अपने को चाहिए था। ये क्या है? डी क्या? थिकनेस ऑफ स्ट्रिप है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसका हो गया। ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन सेकेंड स्ट्रिप का। तो ये जो अपना है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ROC शॉर्ट फॉर्म में पूरे फुल फॉर्म बोले तो रेडियस ऑफ कर्व। हो गया, डन 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 डन। ठीक, क्या थिकनेस ऑफ स्ट्रिप है, डी हो गया थिकनेस ऑफ स्ट्रिप, थिकनेस ऑफ स्ट्रिप। अल्फा के बारे में जानोगे? अल्फा वन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये सब टाइम पास हो रहा है, क्या हो रहा है? टाइम पास। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रिप वन, स्ट्रिप फर्स्ट। सिमिलरली अल्फा टू क्या हो जाएगा? उसे कहे तो लिखने में मजा नहीं आ रहा है, बार बार एक ही चीज को। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रिप। अब तुम देखो, अब इस पे क्या ही क्वेश्चन हम तुम करके दिखा सकते हैं। सारा वैल्यू दिया रहेगा तो मैं सिर्फ उसमें पुट करना है, पुट करने के बाद जो आंसर आएगा, देखो डी थिकनेस ऑफ स्ट्रिप है वो तो दिया ही रहेगा क्वेश्चन में डायरेक्ट। लीनियर एक्सपेंशन अल्फा वन अल्फा टू, ये तो और अच्छी बात है, ये तो क्वेश्चन में जाहिर सी बात है कि उसको दिया ही दिया रहता है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में कहीं देखना नीचे में सब्सक्रिप्ट में ब्रैकेट करके लिखा रहता है इसका वैल्यू, नहीं तो डायरेक्ट भी दिया रहता है। तो अब इनमें तो कुछ बचा नहीं, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस को लेकर के। अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर के आए हैं, थोड़ा सा इसको तुम पॉज करके ट्राई करो खुद से, हो सके तो। अब देखो यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन कहा गया है, वो कह रहा है कि एक ट्रेंगल है। क्वेश्चन को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम तुम पढ़े हुए हैं, तुमको समझा देते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये कहा गया कि एक ट्रेंगल है, वो भी कैसा है? आइसोसेलेस ट्रेंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रेंगल है। और बताया गया है कि इसका लेंथ जो है, नीचे वाला जो ये है, इसका L1 दिया हुआ है और इसका L2 दिया हुआ है, इसका भी L2 दिया हुआ है। और जो ये और ये मटेरियल है दोनों सेम से है, ये दोनों मटेरियल सेम है, ये और ये दोनों सेम मटेरियल से बना है। और इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना दिया हुआ है? अल्फा टू दिया हुआ है। इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है अल्फा वन। और ये कह रहा है कि इसका जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये वाला लेंथ, कौन सा लेंथ हम तुमको दिखा रहे हैं, ये वाला लेंथ जो है वो सेम रहता है। ये वाला लेंथ अगर मान करके चलो, ध्यान से दो, अगर टेम्परेचर को हम राइज करेंगे, क्या करेंगे? टेम्परेचर को राइज करेंगे, तो टेम्परेचर राइज करने के बाद ये सारा एक्सपेंड होगा। ये जो ट्रेंगल तुमको दिख रहा है आइसोसेलेस ट्रेंगल है, ये एक्सपेंड करेगा, और एक्सपेंड करने के बाद L2 बढ़ेगा, फिर L2 बढ़ेगा और L1 भी बढ़ेगा। लेकिन इस तरह से बढ़ रहा है कि एपेक्स एंगल इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? एपेक्स एंगल इसको बोलते हैं। और एपेक्स एंगल से जो डिस्टेंस होती है, ये डायरेक्ट बोले हैं कि इस पे नॉर्मल गिराया गया है, तो ये वाला डिस्टेंस इसको हम लोग मान लेते हैं x। और ये इंक्रीज करने पे इसका वैल्यू x जो होता है वो कैसा है? कांस्टेंट। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, आप क्वेश्चन तुम पढ़ो, तुमको समझ में आएगा, फिर हम पढ़ के समझा देते हैं। कह रहा है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज फॉर्म विद द थिन रॉड ऑफ लेंथ L1 एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 दिया हुआ है, एज द बेस एंड टू थिन रॉड इच ऑफ लेंथ L2 एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 एज द टू
साइड, ये टू साइड हो गया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द एपेक्स एंगल एंड मिड पॉइंट ऑफ द बेस, किसका मिड पॉइंट ऑफ द बेस, बेस का मिड पॉइंट यही हुआ, रिमेन्स अनचेंज, यही एक्स के बारे में कह रहा है कि जो मिड, क्या कहा है देखो यहां से, यही क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द एपेक्स एंगल, एपेक्स जो हो गया ये वाला एपेक्स हुआ, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस रिमेन अनचेंज, ये एक्स कह रहा है कि वो अनचेंज है। हम लोगों के पास फॉर्मूला जो है याद करो कि एल फाइनल जो होता है, यानी कि एल डैश जो होता है वो क्या होता है, एल, ऐसा करो, ये फॉर्मूला अपने को याद है, डेल्टा एल जो होता है अल्फा, एल अल्फा डेल्टा टी, इसको याद रखना, यही अपना कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का दारोमदार, ये है। अब हमको थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा ये तुम ही बताओ, ये वाला डिस्टेंस, कितना आसान बात पूछते हो, इतना आसान बात पूछे और तुम बता भी दिया L/2। तो ये x को हम लोग निकालने के लिए आते हैं, चलो x को यहीं पे कैलकुलेट करते हैं, x का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, अब देखो तुमको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया जिसमें हाइपोटेनस ये है, बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर करके माइनस करो, फिर रूट ले लो। तो L2 का स्क्वायर माइनस में L1 का स्क्वायर बाय 4, इसका रूट ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिए, हाँ सर कर दो, इसमें भी कोई समस्या की बात नहीं है। और ये हो गया L1 स्क्वायर बाय 4, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब क्या है कि हमको जो कंडीशन बताया गया है कि ये x चेंज नहीं कर रहा है, जब कोई भी चीज कांस्टेंट रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, किसी भी टर्म के करो, चाहे x के टर्म में करो, y के टर्म में करो, z के टर्म में करो, या टेम्परेचर टर्म में करो, चाहे डिस्टेंस टर्म में करो। अगर कोई कांस्टेंट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन होता है जीरो। तो यहां से अपने को एक हिंट मिलता है कि इतना ज्यादा माथापच्ची क्यों करें, अगर ये टर्म वेरी, यहाँ पे क्या करने वाला है, वेरी तो टेम्परेचर कर रहा है, टेम्परेचर के वेरी करने पे ही तो लेंथ चेंज हो रहा है। तो हम करते हैं क्या, दोनों तरफ टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे 2x, इसको लिखने की क्या जरूरत है, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे 2L2 dL2 बाय dt, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, माइनस में ये 1/4 तो बाहर ही रहेगा, तो 2L1 बाय 4 dL1 बाय dt, हो गया काम खत्म। अब देखो 2 तो कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल खत्म हो गया, तो इसको इस तरफ ले आते हैं, इसको इस तरफ ले आओ, तो क्या बचा L1/4 dL1 बाय dt, और इसको उसी तरफ, इसको जब इस तरफ ले आए तो देखो 2 को तो वैसे ही हम खत्म कर दिए, तो यहां से आया L2 इंटू dL2 डिवाइड बाय dt, बहुत बढ़िया, ठीक ठाक है। अब यहां से तुम देखो, जैसे हम तुमको यहाँ से बताए हैं वैसे यहाँ पे जैसे कि डेल्टा L बाय डेल्टा टी देखोगे तो क्या मिल रहा है, वो L अल्फा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, L अल्फा मिल रहा है। तो बहुत छोटा लेंथ, अगर बहुत छोटा टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो बहुत छोटा सा लेंथ आएगा। तो ये तो मान के चलो कि थोड़ा सा बड़ा चेंज लिए तो उसके लिए डेल्टा दिखाए, अगर छोटा दिखाएंगे तो छोटा के लिए हम इसको dt दिखाएंगे तो ऊपर में dl। तो यहां से पता चल गया कि dl बाय जो dt है, या dl बाय dt है, वो कुछ और नहीं L अल्फा के बराबर है, किसके बराबर है, L अल्फा के बराबर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, L1 इंटू L1 अल्फा डिवाइड बाय 4,
इक्वल टू L2 इंटू सॉरी L2 अल्फा, यही ना है। इसका अल्फा 1 दिया हुआ था, इसका अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 दिया हुआ है। और प्रूफ ही हमको करना है कि सो दैट करना है कि L1/L2 इक्वल टू कितना आएगा, 2 इंटू अंडर रूट L2 बाय, अरे यहाँ पे गलत दिया हुआ है यहाँ पे जो L2 नहीं बल्कि अल्फा 2 डिवाइड बाय अल्फा। तुम भी कहोगे सर क्वेश्चन ही गलत लेके आते हैं, फिर हम लोग को उलझाते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसको टाइपिंग करने में, तो इसको हम थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं। अरे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ पुराना सी बात है रिपीट हो रही है, ये वाला कलर। हम्म, अब ये विलीन हो गया। हमको सिर्फ प्रूफ करने बोला गया था, क्या क्या गया था कि ये होगा 2 इंटू अंडर रूट अल्फा 2 डिवाइड बाय अल्फा 1, ये कहा गया था, ये है। तो हम लोग तो करीब हो चुके हैं ना, इसके करीब पहुंच चुके हैं। क्या पहुंच चुके हैं, बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो अब देखो यहाँ से ध्यान से देखना है, यहीं पे अपना काम निपट जाएगा। तुम भी कोई सर खोपचा ढूंढना स्टार्ट कर दिए। देखो यहाँ पे L1 स्क्वायर हो जाएगा, तो L1 स्क्वायर कर दिए डिवाइड बाय, इधर देखो L2 स्क्वायर, तो L2 स्क्वायर इधर ले आते हम लोग, ये L2 स्क्वायर हो गया। अब ये 4 को उधर डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया 4 अल्फा 2 डिवाइड बाय अल्फा 1, ये वाला अल्फा जाके डिवाइड हो गया। तो अब ध्यान से तुम ही देख कि जो L1/L2 आ रहा है वो 2, इसका रूट तो 4 का 2 आ जाएगा, तो ये अल्फा 2 डिवाइड बाय अल्फा 1 ही तो है, और है क्या, वही तो हमको प्रूफ करना था, तो ये हम प्रूफ कर दिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देख के तो लग रहा था बड़ा तूफान मचाएगा, लेकिन ऐसा कुछ मचाया नहीं। देख लो बढ़िया से ध्यान से, कंसेप्ट हम बस ये इस्तेमाल किए हैं लीनियर एक्सपेंशन से। बाद बाकी क्वेश्चन अगर देखो, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उस चैप्टर का ही हमको कंसेप्ट चाहिए, उसके बाद बाकी जो चीज पढ़े हैं तो वो भी अपने को चाहिए चाहिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ टू रॉड्स ऑफ लेंथ L1 एंड L2 हैविंग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एक्सपेंशन सॉरी लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड सो दैट टोटल लेंथ L1 प्लस L2 इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन सॉरी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द कंपोजिट रॉड क्या होगा। जैसे मान लिए हम कि हमारे पास दो रॉड था, एक ये था और क्या हो रहा है जी? एक ये रॉड था, चली गया। इसका लेंथ L1 और इसका लेंथ वादे के मुताबिक L2। थोड़ा सा सजाओ बढ़िया से। इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है अल्फा 2, इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है अल्फा 1 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इन दोनों स्ट्रिप को जोड़ा गया है, तो ये दोनों को जोड़ने के बाद जो अपने को स्ट्रिप मिला है वो L1 प्लस L2 ही मिला है। उसका कलर हम अलग कर देते हैं और बता देते हैं भाई साहब, ये कुछ इस तरह से, इसका लेंथ पता है L1 प्लस L2 के बराबर होगा। हो गया ये लेंथ, इसका लेंथ L1 प्लस L2 है। द इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द कंपोजिट रॉड। कहने का मतलब देखो जितना चेंज इसमें देखो, पहले जो इसमें चेंज आया, पहले डेल्टा L1 आया इसमें चेंज, इसमें जो चेंज आया डेल्टा L2 आया, सॉरी
डेल्टा L2 आया। अब लेंथ सेम था, अगर दोनों का लेंथ सेम था तो अब ये दोनों जो एक्सपेंड होगा तो एक्सपेंड होने के बाद वही चेंज ना आएगा, भले ही ये ज्यादा करे ये कम करे कुछ भी करे। या एक मटेरियल ऐसा ले लिए हैं कि हम समझे कि ये दो अल्फा नहीं, इसका अल्फा सॉरी अल्फा 1 अल्फा 2 नहीं होकर के एक सिंपल अल्फा है। क्या है? अल्फा है। जो ये अल्फा वही होगा जितना दोनों मिल करके एक्सपेंड किया है, उतना ये L1 प्लस L2 को अकेले ही एक्सपेंड करेगा। तो इसका मतलब है कि अपने को जो चेंज किस में L1 प्लस L2 में जो आएगा, वो इन दोनों चेंज के जोड़ने के बाद ही, मान लो कि इन दोनों को जोड़ करके L0 लेंथ आया, कितना आया? इन दोनों को जोड़ कर L0 आया। तो अब जो डेल्टा L0 है, ये टोटल चेंज है। मतलब कहने का है कि जो दो स्ट्रिप था, वो स्ट्रिप को, दो स्ट्रिप था अलग अलग, दोनों को जोड़ दिए हम। दोनों को टेम्परेचर बढ़ने के बाद कुछ एक्सपेंड ये किया, कुछ एक्सपेंड ये किया। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि दोनों को एक साथ ले आए और टोटल उसको जब एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड तो सेम ही होने वाला है। तो कह रहा है कि उन दोनों अल्फा को हटा करके एक ऐसा अल्फा बताना है जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे, तो हम लोग कंसेप्ट लगा देंगे। अब तो कुछ बचा ही नहीं। इसमें चेंज कितना हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ से काम करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आ जाएगा L1 अल्फा 1 प्लस सॉरी L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा, क्या हो रही है जी, L2 अल्फा 2 डेल्टा टी इक्वल टू L1 प्लस में L2 अल्फा इक्विवेलेंट, इसको हम लोग EQ कर देते हैं, और डेल्टा टी। दोनों में चेंज तो सेम ही आने वाला है। तो अब देखो डेल्टा टी दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो अब जो अल्फा इक्विवेलेंट तुमको दिख रहा है यहाँ से, अल्फा इक्विवेलेंट, इधर कितना बचा? अल्फा 1 L1 अल्फा 1 प्लस में L2 अल्फा 2 सॉरी L2 इंटू अल्फा 2 डिवाइड बाय L1 प्लस में L2। काम खत्म। इक्विवेलेंट जो लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आया अपने को, वो कितना आया? अल्फा इक्विवेलेंट के बराबर आया है। और यही हमसे डिमांड कर रहा था, वही पूछ रहा था। द इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द कंपोजिट रॉड, अरे कंपोजिशन रॉड इज, कंपोजिट होगा यहाँ पे, सॉरी कंपोजिट रॉड। अब सही है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन भी अपना क्लियर हो गया। तो आगे क्वेश्चन पे बढ़े, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलो, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ने से पहले तुम्हारा इलास्टिसिटी का भी कंसेप्ट कुछ उजागर हो जाएगा। कह रहा कि दो सेम लेंथ रॉड है जिसका लेंथ दोनों का L0 ही है। यहाँ पे भी लेंथ जो है वो L0 ही है और इसका लेंथ तो L0 दिया ही है। क्लियर है? ब्रास एंड स्टील, पहले वाला क्या है? ब्रास है, दूसरा वाला स्टील है, ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी इक्वल ही है। Join end to end as shown in the figure and supported between two rigid vertical walls. Initially, the rods are unstretched if the temperature of the system is raised by delta T. ये delta T कैपिटल T होगा, delta T. And the displacement of the junction of the two rod. अब कह रहा है कि इसका जंक्शन ऑफ द टू रॉड क्या होने वाला है। कंडीशन ये दिया हुआ है कि जो अल्फा ब्रास का दिया हुआ ये बी है, जो अल्फा जो दिया हुआ ब्रास का वो स्टील से ज्यादा है, स्टील से ज्यादा है। तो ज्यादा एक्सपेंड कौन करेगा? ब्रास करेगा। कम एक्सपेंड कौन सा करेगा? स्टील करेगा। तो ये किसके तरफ जाना चाहेगा? ये मान लो कि अपना इस तरह से देखते हैं कि ये जो फंक्शन हुआ इसको हम बढ़िया से बना देते हैं। इसको तुम ध्यान से देखना, इसी फिगर को हम फिर से बनाते हैं यहाँ पे।
ये तो सपोर्ट तो कहीं जाने वाला है नहीं, बस ये जो अपना है कौन, जो ब्रास है उसको हम इस तरह से दिखा देते हैं। जो अपना ब्रास है वो थोड़ा सा इधर चले गया, इसका डिस्प्लेसमेंट ये लेंथ, ये लेंथ मान लिए कि x हुआ, और जो स्टील है, सॉरी, ध्यान से देखना क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्टील है वो दिया हुआ है। तो देखो ब्रास का जो, जिसको हम लोग कह देते हैं स्मॉल फॉर्म, ये ब्रास हो गया और ये हो गया अपना स्टील। तो अब ध्यान से देखना है इस बात को, ये सिचुएशन तो ऐसा होगा, ये एक्चुअल में ऐसा होगा कि ये थोड़ा सा इसका लेंथ बढ़ गया, मान लिया इसका लेंथ बढ़ गया और इसका लेंथ जो है वो घट गया। लेकिन ये एक्चुअल में घटा इतना आसानी से थोड़े होगा, इसके पीछे बहुत सारा रीजन होगा कि क्यों घटा, क्यों कम हुआ, क्यों ज्यादा हुआ। लेकिन इतना बात कर रहे हैं कि इस जंक्शन पे जो प्रेशर लग रहा होगा या स्ट्रेस जो लग रहा होगा, मतलब स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा वो सेम होगा। इस पॉइंट पर एक बात तो क्लियर है कि ये इसको दबाएगा और ये इसको दबाएगा और दोनों का एरिया सेम है, तो स्ट्रेस दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि दोनों यहाँ पे टेंशन देखेंगे तो सेम टेंशन होगा, जब टेंशन सेम है एरिया भी सेम है तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। लेकिन अब एक एक करके हम लोग डील करते हैं, क्या करते हैं, एक एक करके डील करते हैं। अपने को निकालना है ये एक्स का वैल्यू क्या है, यही एक्स पूछा है कि कितना डिस्प्लेस हुआ है, इस एक्स का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हम ब्रास को लेते हैं और ब्रास को समझते हैं कि ये पहले कैसे होता। तो क्वेश्चन कर करके आंसर लाना मेरा मकसद नहीं है, ये मकसद है कि तुम समझो, इसको सीखो। तो पहले इसको हम करते हैं क्या, चलो ये ब्रास था, अरे बाबा ध्यान दो, पहले ये ब्रास एक्चुअल लेंथ पे था, ये ब्रास था टेम्परेचर टी पे, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को हम इंक्रीज किए, इसका लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा कितना से, डेल्टा एल से, ये डेल्टा एल से आएगा। तो देखो टोटल एक्चुअल लेंथ तो पहले इतना था, ये इतना लेंथ था, क्लियर है। तो ये लेंथ जो इंक्रीज हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एल ऑफ ब्रास, क्लियर है। अब ये डेल्टा एल ऑफ ब्रास जो है अपना, बात समझ रहे हो, कि एक्चुअल में देखो जनरली कि इसका साइज, ये एल डेल्टा एल टू का वैल्यू कुछ ज्यादा ही होता है, ये मान के चलो कि यहां तक एक्सपेंड होना चाह रहा था, ये यहां तक एक्सपेंड मान के चलो कि ये तुम्हारा यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ डेल्टा एल बी था, क्या था, डेल्टा एल बी था। तो अब जो यहाँ पे बचा है लेंथ, ये जो दबा, कहने का मतलब है कि टोटल तुम्हारा डेल्टा एल लेंथ था उसका, लेकिन अब जो इसके अंदर बचा है, ये क्या बचा है, ये जो बचा लेंथ है इतना तो ये दब गया, ये इतना दब गया, इतना दबा है किसके वजह से, तो स्ट्रेस लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है। तो फोर्स लगने की वजह से अब जो बचा हुआ लेंथ है, ये जो बचा हुआ लेंथ इतना ही लेंथ, ये जो लेंथ तुमको बचा है ये कितना बचा है, ये वाला सॉरी, ये दबा हुआ लेंथ कितना हो गया तुम्हारा, जो दबा हुआ लेंथ है उसको हम लोग बोल सकते हैं, जो एल बी डैश बोल देते हैं फिलहाल, जो दब गया, जो दब गया, तो वो कितना होता, डेल्टा एल माइनस में एक्स, डेल्टा एल बी। और डेल्टा एल बी को हम लोग बड़ा आसानी से लिख सकते हैं,
डेल्टा एल बी को बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। ये क्या लिखाएगा, डेल्टा एल बी को लिखेंगे एल नॉट अल्फा ऑफ ब्रास इनटू टेम्परेचर कितना चेंज किए डेल्टा टी का माइनस में एक्स, इतना ये दबा हो गया है, दब गया है। तो स्ट्रेन निकाल लेते हैं हम लोग। तो स्ट्रेन कितना इसमें ब्रास में आ गया, स्ट्रेन मतलब जो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कितना का आया है, इतना का चेंज आया है। एक्चुअल कितना था, एल नॉट था। तो इसको हम लोग लिखेंगे एल नॉट अल्फा बी डेल्टा टी माइनस में एक्स डिवाइड बाय एल नॉट। ये आ गया स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला हम बताए भी थे कि एक्चुअल लेंथ, देखो स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल डिवाइड बाय एल। ये कितना दबा है, कितना चेंज हुआ है, तो इसमें चेंज कितना हुआ है, वो डेल्टा एल बी डैश का चेंज हुआ है। तो ये चेंज है और डिवाइड बाय ये एल जो होता है ओरिजिनल लेंथ था, ये ओरिजिनल। समझ रहे हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम इसको देखें, इसको आप देखो, ये जो ग्रीन कलर का है, यहीं पे देख लो तुम, ये बढ़ करके मान के चलो यहां तक आना चाह रहा था, बढ़ करके यहां तक आना चाह रहा था। पहले कितना एक्चुअल लेंथ था, एक्चुअल लेंथ यहां तक था, एक्चुअल लेंथ यहां पे था, ये बढ़ना इतना चाह रहा था और उसको फोर्स लगा करके दबा करके कहां पहुंचा दिया गया है, इस पॉइंट पर। देखो एक्चुअल लेंथ उसको फ्री करते हम तो ये यहां तक बढ़ता, तो ये तो डेल्टा एल एस होता, लेकिन अब उसको दबाया जो गया है वो दबाया गया कितना, डेल्टा एस को तो दबाया, जितना वो बढ़ा उसको दबा दिया, साथ साथ एक्स्ट्रा एक्स को भी दबा दिया गया है। तो उसी तरह से अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेल्टा एल एस डाइस, मतलब जितना दबाया हुआ लेंथ, इसको हम लोग बोलेंगे दबाया हुआ लेंथ, इसको दबाया हुआ लेंथ है। ये कितना है इस बार, तो ये डेल्टा एल एस प्लस में एक्स के बराबर है। तो इसका हम लोग स्ट्रेन निकाल सकते हैं हम लोग, इसका भी स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इसका कितना हो जाएगा, डेल्टा एल एस को क्या लिखेंगे, एल नॉट अल्फा एस डेल्टा टी प्लस में एक्स डिवाइड बाय एल नॉट, हो गया। क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, अब कुछ नहीं बचा है, बस थोड़ा सा एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है क्या, स्ट्रेस इक्वल टू गामा इंटू स्ट्रेन, गामा इंटू स्ट्रेन। और हम जानते हैं कि दोनों पे फोर्स बराबर लग रहा है और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो स्ट्रेस जो ब्रास पे लगेगा वही स्ट्रेस इस पे लगेगा, स्टील पे लगेगा। अब यहां से हम बता सकते हैं कि जो स्ट्रेस होता है वो गामा इंटू स्ट्रेन, इसका मतलब गामा ऑफ ब्रास गुने स्ट्रेन इन ब्रास इक्वल टू, ये गामा को हम लोग यंग मॉडुलस बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, ये यंग मॉडुलस होता है, जो कि दिया हुआ था, देखो ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास, और जो गामा यह दिया हुआ है यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, तो ये सब दिया हुआ था। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, स्टील का है इनटू स्ट्रेन किस में, स्टील में। तो हम लोग तो इसको लिख चुके हैं, फटाफट देखो क्या लिखे थे, चलो एल नॉट अल्फा डेल्टा टी माइनस में एक्स डिवाइड बाय एल नॉट, ये था। इसी तरह से स्टील का भी
इसको हम लोग लिख लेते हैं जगह एल नॉट अल्फा एस डेल्टा टी, माइनस में, इस बार प्लस में था, प्लस में एक्स डिवाइड बाय एल नॉट। तो देखो एल नॉट तो कैंसिल हो जाएगा दोनों का, कोई दिक्कत नहीं है, ये एल नॉट काम खत्म। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे कि जो अपने को मिला है वो गामा बी इंटू, सॉरी, इसको एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी माइनस में गामा बी इंटू एक्स। अब कुछ नहीं, सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको फटाफट कर दे हम लोग, गामा एस इंटू एल नॉट अल्फा एस इंटू डेल्टा टी, अब प्लस में गामा एस इंटू एक्स। देखो ये टर्म को इसको उठा करके उधर हम फेंकते हैं तो क्या हो जाएगा, ये टर्म उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो जिसको हम लोग निकालते हैं उसको एक साइड रखते हैं, तो इसको एक्स इंटू गामा एस प्लस गामा बी, ये यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास है, इक्वल टू, अब देखो यहाँ से इस तरफ इसको भेज रहे हैं, तो इसको जब इस तरफ भेजेंगे तो एल नॉट और अपना डेल्टा टी तो कांस्टेंट है, तो एल नॉट को ले लिए, डेल्टा टी को कांस्टेंट ले लिए, बचा कितना, गामा एस इंटू अल्फा एस माइनस में गामा बी इंटू, सॉरी, हाँ अल्फा बी। अब इसको डिवाइड कर दो यहाँ से, तो एक्स का वैल्यू अपने को मिल जाएगा। तो चलो वेराइटीज ऑफ कलर अपने पास है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब ये एक्स का वैल्यू यहाँ से अपने को मिल गया, एक्स का वैल्यू देखो, अगर एल दोनों का सेम नहीं रहता तो यहाँ पे एक टर्म जो हम लोग एल नॉट एल को कैंसिल कर दिए हैं वो भी हमको उलझा देता, तो इसलिए हम दोनों का लेंथ इनिशियली सेम ही लिए थे ताकि कुछ टर्म तो कैंसिल हो, वैसे भी बहुत सारा टर्म आने वाला है आंसर के अंदर। तो एक्स का वैल्यू आ गया ऊपर में गामा एस इंटू अल्फा एस माइनस में गामा बी इंटू इंटू अल्फा बी, मल्टीप्लाई में क्या था, एल नॉट इंटू अल्फा, वो थोड़ा खत्म करो, देखने में दिक्कत कर रहा था। हाँ चलो, तो एक एक्स्ट्रा टर्म अपने पास कौन सा था, वो है एल नॉट अल्फा टी, एल नॉट डेल्टा टी, दिख रहा तुम लोगों की नहीं, ये हो गया। चलो एल नॉट डेल्टा टी और डिवाइड बाय गामा एस प्लस गामा, गामा एस प्लस गामा, यही आ गया अपने को डिस्प्लेसमेंट लेंथ। तो कितना अच्छा आंसर है ये, देखने में अच्छा लग रहा है या मुश्किल लग रही है, तो चलो डालें दो इसको ऐसे ही। अगर मान के चलो कि इफ यदि हुआ नहीं है, अगर होता तो इफ गामा एस इंटू अल्फा एस इक्वल टू गामा बी इंटू अल्फा बी बराबर होता, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता, जीरो होता। कहने का मतलब है कि हम एक्सपेंड करते, उसको एक्सपेंड करते, हीट करते, लेकिन उसका चेंज कुछ बदलता ही नहीं, क्योंकि जो भी टेम्परेचर की वजह से वो एक्सपेंड हो रहा था वो दोनों के ऊपर जो स्ट्रेस लगा जिसकी वजह से वो दब गया, दबने के बाद उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ नहीं। अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो इस तरह से हुआ, कितना हुआ, इस तरह से हुआ। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो आगे बढ़े, आगे लगता है क्वेश्चन खत्म हो गया है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, पढ़ाई करते रहो, टेक केयर एंड बाय बाय।